11th की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। कई सारा कुछ क्वेश्चन सब भी हम लोग बना रहे थे। आज हम आगे कुछ नए तरह का क्वेश्चन सब भी देखेंगे और कुछ होमवर्क भी हमें जाने वक्त में याद रहेगा तो मैं दूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से कि केस ऑफ एलिवेटर, लिफ्ट के केस में क्या होगा। केस ऑफ एलिवेटर, केस ऑफ एलिवेटर। एलिवेटर मतलब लिफ्ट होता है, एलिवेटर का मतलब लिफ्ट होता है। तो पहला केस हम देख रहे हैं हमारा, तो व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट करता हो तब क्या होगा। आइए देखिए, ये एक एलिवेटर है, इसमें एक वेइंग मशीन, वजन करने वाला मशीन है। इस पर कोई आदमी खड़ा है, m मास है इस आदमी का, और ये लिफ्ट ऊपर की एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। तो इस आदमी का मास, इस आदमी का वेट क्या होगा वो हम जानना चाहते हैं। तो इसको आप जमीन पर खड़ा होकर, ग्राउंड पे खड़ा होकर के भी यहां से भी वॉच कर सकते हैं और लिफ्ट में जाके भी। तो हम ग्राउंड पर से वॉच करते हैं। पहले व्हेन ऑब्जर्वेशन इज डन फ्रॉम ग्राउंड, देन, तो देखो जब ग्राउंड से देखेंगे तो क्या होगा। जब ग्राउंड से देखिएगा यहां से खड़ा होकर के, तो एक तो आप नीचे की तरफ फोर्स लगाइएगा mg, और ये आदमी इस वेटिंग मशीन पर, जो वजन करने वाला वेइंग मशीन पर खड़ा है, उसको दबा रहा होगा n फोर्स से, और वेइंग मशीन भी इस आदमी पर एक फोर्स ऊपर n लगा रहा होगा। अब चूंकि आपको ये एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहा है, तो आप क्या लिखिएगा, एक्सेलरेशन की दिशा में। देखिए, सिर्फ आदमी पर हमने फोर्स दिखाया और आदमी का वजन जानना चाहते हैं, इसलिए आदमी पर लगने वाले फोर्स को दिखाएंगे। क्योंकि हम आदमी का वजन जानना चाहते हैं तो उस आदमी पर लगने वाला फोर्स को ही सिर्फ दिखाएंगे, बाकी दूसरे किसी फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आदमी ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा है, तो ऊपर की तरफ वाला फोर्स, एक्सेलरेशन की दिशा में वाला फोर्स प्लस लिखेंगे। उसके अपोजिट, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो mg है वो माइनस होगा, विपरीत दिशा में। तो आदमी का मास a इंटू एक्सेलरेशन, मास नेट फोर्स या कुल बल, नेट फोर्स बराबर मास एक्सेलरेशन, यानी n इक्वल टू क्या होगा, mg प्लस n, यानी m इंटू g प्लस a। देखिए, वजन यहाँ बढ़ गया है। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो n इक्वल टू mg होता, लेकिन यहाँ पर m g प्लस a है, यानी वेट of the person increases when elevator accelerating upwards। ऊपर की ओर जब एलिवेटर एक्सेलरेट करता है तो आदमी का वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ तो हमने देखा कि आदमी का वजन बढ़ गया है। अच्छा सोचिए, ये ऊपर चलने से नहीं है, एक्सेलरेशन होने से मतलब है। अगर आदमी एक समान चार्ज चलेगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इफ एलिवेटर मूव्स अप हो चाहे डाउन हो, अप ऑब्लिक डाउन कुछ भी हो, with constant speed, then its acceleration becomes 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। its acceleration becomes 0, that is there
इज नो इफेक्ट ऑन इट्स वेट, इसके वजन पर कोई असर नहीं होगा। देयर विल बी कर दीजिए, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इट्स वेट। अच्छा, अब इसी को देखिए, अभी तो आप जमीन पर देख रहे थे, अगर आप लिफ्ट में चले जाए, यानी ऑब्जर्वेशन इज डन फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, लिफ्ट के फ्रेम से अगर ऑब्जर्वेशन करें तो क्या होगा? देखिए, यही एलिवेटर है, ये वेइंग मशीन है, इस पर आदमी खड़ा है और यहाँ ये ऑब्जर्वर है। ये जो देख रहे हैं ये ऑब्जर्वर है, मैं यहाँ लिख देता हूं, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। अब ये जो ऑब्जर्वर है, देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर रेस्ट में था, ये ऑब्जर्वर कैसे था? रेस्ट में था। ये ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट में था, यानी इनर्शियल पृथ्वी की तुलना में इसका एक्सेलरेशन 0 था, यानी इसका एक्सेलरेशन 0 था। लेकिन यहाँ पर इस ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन a है, देख रहे हैं आप? यानी ये ऑब्जर्वर हमारा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जब भी प्रॉब्लम बनाता है तो वह एक एक्स्ट्रा फोर्स, सूडो फोर्स लगाता है। यहाँ पर देखिए, एक फोर्स तो इस व्यक्ति पर mg लग ही रहा होगा, और ये एलिवेटर को n से दबा रहा होगा, एलिवेटर भी इस पर n बल लगा रहा होगा। ये तो रियल फोर्स है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे जिसे हम सूडो फोर्स कहेंगे, और वो इस ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट, ये ऑब्जर्वर लिफ्ट के साथ पृथ्वी की तुलना में ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, इसीलिए विपरीत दिशा में नीचे की ओर एक सूडो फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? इसका मास अगुना एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी ये एक्सेलरेशन ये लगाएगा। तो अब देखिए, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा? तो ये जो ग्राउंड पर खड़ा ऑब्जर्वर है उसके लिए तो ये जो लिफ्ट में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए तो ये रेस्ट में है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को लगाएगा तो यह रेस्ट में पाएगा, यानी नेट फोर्स 0 लिखेगा। लिखेंगे कि फॉर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, ये जो नॉन ऑब्जर्वर है, यानी ये ऑब्जर्वर कहां पर है? ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्वेशन इज डन फ्रॉम लिफ्ट फ्रॉम से कर रहे हैं। यहां पे ये बात ऐसे लिखते हैं, हियर ऑब्जर्वर इज अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर and hence they must apply a pseudo force, अवश्य एक सूडो फोर्स लगाए। they must apply, अवश्य लगना चाहिए सूडो फोर्स। और यहाँ पर ma जो है ये हमारा, ये जो है ये सूडो फोर्स है। they will must apply a pseudo force। अब देखिए, इस ऑब्जर्वर के लिए इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो इस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है, फॉर दिस ऑब्जर्वर मैन इज इन रेस्ट, आदमी कैसे है? ये आदमी रेस्ट में है, इसके लिए देयरफॉर नेट फोर्स कितना हो चाहिए? 0। दैट इज जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। ऊपर लग रहा है m और नीचे क्या लग रहा है? mg और ma, mg प्लस m, यानी n इक्वल टू mg प्लस a। देखिए रिजल्ट वही आया, वही रिजल्ट आया। यानी आप इनर्शियल फ्रेम से बनाइए चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाइए, एक ही चीज आएगा, बशर्ते कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से बनाने के बाद आप सूडो फोर्स का इस्तेमाल करें। ध्यान रखिए, देख रहे हैं आप, इसे नोट कर लीजिए, हमारे पास जगह नहीं है, नोट करिए। अभी आपने देखा था कि जब
लिफ्ट यानी एलिवेटर ऊपर एक्सलेट कर रहा था तो आदमी का वजन बढ़ रहा था। अगर इसी चीज को ऐसे सोचिए, लिफ्ट नीचे आ रहा हो लेकिन उसका स्पीड घट रहा हो, स्पीड घट रहा है तो नीचे चल रहा है, चलने की दिशा है नीचे की ओर, और स्पीड घट रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है ऊपर की ओर, निगेटिव एक्सेलरेशन है, मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन है। मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन है तभी तो स्पीड घट रहा है ना। और जब स्पीड घटेगा यानी एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, तो जब नीचे की तरफ लिफ्ट चल रहा है तो निगेटिव मतलब ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है, तो फिर वजन बढ़ जाएगा। यानी मैं इस बात को यहां ऐसे लिख दूंगा, elevator is accelerating downward with decreasing speed, yet फिर भी decreasing speed, it means elevator has acceleration in upward direction and hence weight of the person increases। इस लाइन को समझिए, कह रहा है कि एलिवेटर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, नीचे चल रहा है नीचे, लेकिन स्पीड घट रहा है, यानी मोशन के विपरीत दिशा में चल रहा है, ऊपर की ओर। बात समझ रहे हैं? अब दूसरा केस देखिए, व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है तो देखिए फ्रॉम ग्राउंड यानी इनर्शियल फ्रेम से, फ्रॉम ग्राउंड मतलब इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हैं हम। देखिए तो क्या होगा, ये हमारा एलिवेटर अब नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, देख रहे हैं? अब क्या होगा, mg नीचे लगेगा, n यहां लगेगा, दबा रहा है ना इसको, वजन करने वाला मशीन को, वेइंग मशीन को, तो मशीन भी बल लगा रहा है ऊपर। लेकिन ये जो जमीन पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है, ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, इसको तो ये व्यक्ति नीचे गिरता हुआ दिखेगा गिरने से। सिर्फ इस व्यक्ति पर बात करिए, इस व्यक्ति पर लगने वाले फोर्स को देखिए, इस व्यक्ति का वजन जाना चाहते हैं हम, तो इस कंडीशंस में क्या लिखेगा, नीचे तरफ वाला फोर्स प्लस लिखेंगे, यानी mg माइनस n इक्वल टू ma, यानी n इक्वल टू mg माइनस m, यानी n इक्वल टू mg माइनस e। ये हो गया, देख रहे हैं? इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे जब एलिवेटर नीचे एक्सेलरेट करता है, नीचे चलने का मतलब नहीं है, एक्सेलरेट करता है, तो वजन घट जाता है, वेट ऑफ द पर्सन डिक्रीजेज, यानी ये मशीन वजन कम दिखा रहा है, डिक्रीजेज व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। इस केस में भी आप इसको एलिवेटर से जाकर सोच सकते हैं। देखिए, ऑब्जर्वेशन डन फ्रॉम एलिवेटर, देखिए यहां पर यही ऑब्जर्वर है, ये वेइंग मशीन है, वजन करने वाला मशीन, इस पर ये आदमी खड़ा है, ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। अब देखिए क्या बल लगेगा, नीचे mg लगेगा,
ऊपर एन लगेगा, ये एन से दबा रहा हुआ इसको। चूंकि अब ये ऑब्जर्वर के पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, इस ऑब्जर्वर के पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, यह नॉन इनर्ट ऑब्जर्वर हो गया। कैसा ऑब्जर्वर? नॉन इनर्ट ऑब्जर्वर। और नॉन इनर्ट ऑब्जर्वर क्या करता है? सूडो फोर्स लगाता है। तो ये सूडो फोर्स लगाएगा और ये अपने एक्सेलरेशन के, ये ऑब्जर्वर अपने एक्सेलरेशन के विपरीत दिशा में लगाएगा, यानी ऊपर की ओर सूडो फोर्स लगाएगा। ये हमारा सूडो फोर्स इस तरफ लगेगा। कितना लगेगा? तो इसका मास और इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ए सूडो फोर्स। और इस ऑब्जर्वर के लिए क्या है? मैन रेस्ट में है। फॉर दिस ऑब्जर्वर, फॉर दिस मतलब इसके लिए बात कर रहा हूं। फॉर दिस ऑब्जर्वर मैन इज इन रेस्ट, देयरफॉर नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। यानी ऊपर लग रहा है n प्लस एम ए, वो जितना ऊपर है उतना नीचे एम जी, यानी n इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, यानी n इक्वल टू एम जी माइनस ए। यानी वजन क्या हो गया? घट गया। दैट इज वेट ऑफ द पर्सन डिक्रीजेज। अब देखिए, ऊपर भी लिफ्ट जा रहा हो, जाने का मतलब नहीं है। स्पीड घटेगा मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब ऊपर की तरफ चल रहा है, तो निगेटिव मतलब नीचे की तरफ चल रहा है। यानी दिस इज सिमिलर केस, दिस इज सिमिलर केस when elevator is moving up with decreasing speed, घटते हुए स्पीड। अब जरा गौर से देखिए, मान लीजिए कि हमारे सर पर एक बड़ा बॉक्स रख दिया और हम छत से नीचे जंप कर जाए। जब हम गिरते रहेंगे उस समय में उस बॉक्स का कितना वजन हम महसूस करेंगे? सोचिए जरा, हम नीचे गिर रहे हैं, हमारे सर पर बॉक्स है। मैं जरा बताता हूँ सोचकर, पहले आप इसको नोट करिए। देखिए यहां ये एक बिल्डिंग है, ऊंचा बिल्डिंग है, इस पर एक आदमी है, इसके सर पर एक बॉक्स है। देख रहे हैं, ये आदमी इस बॉक्स को पकड़े हुआ है और ये आदमी यहां से जंप कर जाता है। जब ये आदमी गिर रहा होगा हवा में, सोचिए आदमी जब गिर रहा होगा हवा में, ये हमारा आदमी है, जब ये आदमी हवा में गिर रहा होगा उस समय इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ए बराबर जी। उस समय ये व्यक्ति कितना वजन महसूस करेगा? ध्यान दीजिए, आप इसको इस आदमी के बक्सा पर बैठकर बना सकते हैं। जब आप बक्सा पर बैठ जाएंगे तो बक्सा के साथ नीचे गिरेंगे, नॉन इनर्ट ऑब्जर्वर आप हो जाएंगे। आप जमीन पर खड़ा होकर बना सकते हैं। जरा देखिए, अगर आप जमीन पर खड़ा होकर बनाते हैं तो आप इसका एबिलिटी कैसे खींचेंगे? यहां पर मैं ऐसे बनाता हूं क्वेश्चन कि इफ ए पर्सन having box on his head is jumped from a building, a tall building, then तो क्या होगा? then तो ध्यान दीजिए, ये बॉक्स है, एबिलिटी खींच रहे हैं और ये आदमी है, वही आदमी जो बॉक्स पकड़े हुआ था, ये वही व्यक्ति है जिसके सर पर बॉक्स था, वही व्यक्ति है। अब देखिए, इस बॉक्स का मान लीजिए मास m है, तो नीचे mg लग रहा हो। हम बॉक्स का वजन जानना चाहते हैं, यानी बॉक्स कितना बल से इस आदमी को दबा रहा है। तो बॉक्स मान लीजिए इस आदमी के सर पर n बल लगाया, तो ये आदमी न्यूटन के तीसरे नियम से n बल लगाया, देख रहे हैं। और बॉक्स चूंकि आदमी नीचे गिर रहा है ए बराबर जी से, तो बॉक्स भी नीचे गिर रहा है ए बराबर जी से, और आदमी भी गिर रहा है ए बराबर जी से। आपको चूंकि बॉक्स के द्वारा लगाया गया वजन जानना है, यानी ये एन का जो मान होगा वही बल ये आदमी अपने सर पर महसूस करेगा, तो एन का मान निकालना है। तो हम सिर्फ बॉक्स का इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, फॉर बॉक्स, बॉक्स का लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन फोर्स mg
माइनस एम इक्वल टू मास एम इंटू ई। एन इक्वल टू क्या होगा, एम जी माइनस एम, एम इंटू जी। ए का मान क्या होगा, जी, यानी जीरो। एन का मान क्या हो गया, जी। एन का मान क्या हो गया, जी। यानी कोई वजन नहीं महसूस करेगा। आपको बुक में मिलेगा कि कूली जंप कर गया बॉक्स लेकर, कोई वजन नहीं महसूस करेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ए बराबर जी है, तो जी में से जी घट के कुछ नहीं बचा। अगर ये एक्सप्रेशन जी से कम होता, ये ए का मान जी से कम होता, कुछ वजन महसूस करता। यहाँ तो फ्रीली गिर रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको। इस तरह क्वेश्चन सब आएगा, आप बना लीजिएगा। ऐसे कहेगा। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं केस ऑफ पुल्ली। आप इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर अच्छा रहेगा, नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर एट वुड मशीन, लकड़ी के मशीन पर देखिए, वुड मशीन। देखिए वुड मशीन मतलब आप जब लकड़ी वाले मशीन पर जाइएगा, देखिए आप बहुत सारा पुल्ली लगा रहता है। ये पुल्ली है, ये वजन नीचे ऊपर हो सकता है। अगर M2 बड़ा होगा M1 से तो ये नीचे आएगा, मान लो एक तो ये ऊपर जाएगा। सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि मासलेस अगर स्ट्रिंग हो, ये धागा मासलेस हो, तो हर जगह टेंशन समान होता है। देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं लैंग्वेज लिख देता हूं कि टू ब्लॉक्स ऑफ मास of masses M1 and M2 are attached with 2 ends of a light मतलब हुआ यहाँ massless string, ठीक है, दोनों किनारे पर जुड़ा हुआ है। which is passing over a, ये स्मूथ और लाइट पुल्ली है, फ्रिक्शन रहित। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन रहित, लाइट मतलब हल्का। ओवर ए स्मूथ एंड लाइट पुल्ली एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इस धागा में 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए। एक पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं P और एक यहां ले लेते हैं Q, और हम P से Q तक, यहां से यहां तक हम विचार करते हैं। कंसीडर PQ सेक्शन। अच्छा एक यहां मैं लिख देता हूं, ये M2 है तो इसको फिर से खींच रहा होगा M2 जी बल से, इसको खींच रहा होगा M1 जी बल से। ध्यान दीजिए, कंसीडर PQ section of string। PQ सेक्शन पर विचार करिए। ये देखिए, ये P है, ये Q है। P से नीचे का जो धागा होगा, P से नीचे का देखिए, ये किनारा बात कर रहा है ना,
इसके नीचे वाला धागा हमें तो धागा अपने ओर खींचता था, इसके नीचे वाला धागा के द्वारा हम बात कर रहे हैं पी से नीचे वाला धागा। पी से नीचे धागा इधर है तो नीचे की तरफ बल लगाएगा, धागा जिधर है उधर बल लगाएगा। ऐसे मान ली टी बल लगा रहा है और पी क्यू से ऊपर बल लगाएगा, टी क्यू हो सकता। और चूंकि ये नीचे रहा है ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन जहां फोर्स को प्लस लिखेंगे, हम लिखेंगे टी क्यू माइनस टी पी, ये हो गया नेट फोर्स बराबर मास ऑफ पी क्यू सेक्शन गुना एक्सीलरेशन, टी क्यू माइनस टी पी, मास लेस है तो 0 इंटू ए, यानी टी क्यू माइनस टी पी बराबर 0, इसीलिए टी क्यू बराबर टी पी। यानी पॉइंट पी पर जितना टेंशन है उतना ही क्यू पर टेंशन है, तनाव है, टेंशन होता तनाव। अब पी और क्यू तो हम अपने मन से कहीं भी मान लिए थे, इसका मतलब यहां से यहां तक कहीं भी हर जगह टेंशन समान होगा। लेकिन ऐसे कि इट मीन्स या दैट इज टेंशन एट पी इज इक्वल टू टेंशन एट क्यू, बराबर हो गया। टेंशन एट पी इज इक्वल टू टेंशन एट क्यू, ये क्यू है, ठीक है। अब चूंकि सिंस P and Q are an arbitrary points, P and Q are जो है वो कैसा है? आर्बिट्ररी पॉइंट है, अपनी इच्छा से माना गया पॉइंट है, यानी कहीं भी हो सकता है। therefore ये P यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी Q कहीं भी हो सकता है, हर जगह टेंशन रहा हो। therefore टेंशन इज सेम एवरीवेयर इन ए मासलेस स्ट्रिंग। याद रहे किसी मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह बराबर होता है। टेंशन इज सेम एवरीवेयर इन ए मासलेस स्ट्रिंग, द्रव्यमान रहित धागा में हर जगह टेंशन समान होता है। अब हम M1 M2 को हर जगह टेंशन समान होगा। अच्छा, चूंकि बीच में ये स्मूथ और लाइट पुल्ली है, पुल्ली में मास नहीं है और फ्रिक्शन भी नहीं है, तो दोनों तरफ टेंशन भी समान होगा। ऑल्सो पुल्ली इज स्मूथ एंड लाइट, देयरफॉर टेंशन इज सेम everywhere in other side of a string. Therefore tension is same at other side of a string also, same at other side of string also. अब देखिए नाउ ये M1 और M2 का एफबीडी खींचते हैं। M1 का देखिए, M1 पर नीचे M1G लग रहा है, ऊपर में हर जगह टेंशन बराबर होगा हर जगह। तो मान लीजिए यहाँ पर ऊपर ये जो धागा है, यहाँ से बात करें, यहाँ से ये धागा ऊपर है, ऊपर की ओर खींचेगा, ये टेंशन T से, और ये हमारा M2 है, M2G है, ऊपर टेंशन है, ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ भी धागा ऊपर है तो ऊपर खींचेगा, लेकिन यहाँ भी धागा ऊपर है तो ऊपर खींचा, यहाँ भी धागा ऊपर है तो ऊपर खींचेगा। अब चूंकि दोनों तरफ टेंशन बराबर, यहाँ T है तो यहाँ भी T है, धागा में हर जगह पर टेंशन T है। ये इसको ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, और ए से ये नीचे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। M1 के लिए हम अलग करते हैं। फॉर M1 क्या होगा? ऊपर जा रहा है तो T क्या होगा? प्लस होगा, T प्लस होगा, माइनस M1G और M1 क्वेश्चन 1 हो गया। फॉर M2 क्या हो जाएगा? M2 के लिए नीचे आ रहा है, क्या लिखेंगे हम? M2G माइनस T बराबर M2। एक और 2 को जोड़ दीजिए, 1 + 2, ठीक है, होगा G M1 + M2 × A।
इसलिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी। एक्सलेशन निकल गया। और ये एक्सलेशन का मान जो है ए को डाल दीजिए 1 में, फ्रॉम 1 t माइनस m1 g बराबर m1, और ए का मान डाल दीजिए, ए का मान m2 माइनस m1 इंटू जी, जगह इंटू जी, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 से टी का निकल जाएगा, उसे ले जाकर सॉल्व कर दीजिए, 2m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन भी निकल गया इस केस में, और टेंशन भी निकल गया है। और भी हम बातें करेंगे अगली क्लास में, आज यहीं तक रखते हैं और बात करेंगे।